नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोबोटिक्स की परिभाषा को देखते हैं कि इंजीनियरिंग की शाखा है या एक, तथा रोबोट की डिजाइनिंग, निर्माण, रख रखाव और नए अनुप्रयोग आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? रोबोटिक्स कहलाता है। मतलब रोबोट के बारे में जो सारी चीज़ें जैसे कि डिजाइन, निर्माण, रख रखाव और उसका उपयोग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? रोबोटिक्स कहलाता है। अब रोबोट की परिभाषा देखते हैं। तो रोबोट विश्वविद्यालय अमेरिका के अनुसार पुनः प्रोग्राम की जाने वाली बहुउद्देशीय संयंत्र जो विभिन्न प्रोग्रामों की सहायता से विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकता है। मतलब कि कोई ऐसा संयंत्र जिसको हम विभिन्न कार्यों के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और विभिन्न कार्यों में उपयोग में ले सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वह रोबोट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रोबोटिक्स के पितामह के बारे में देखते हैं। तो जॉर्ज सी डेबॉल को रोबोटिक्स के पितामह कहा जाता है। इन्होंने यूनिमेट नाम का एक रोबोट, जो कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट था, सबसे पहले बनाया था। तो ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। यूनिमेट भी पूछ सकते हैं और जॉर्ज सी डेबॉल भी पूछा जा सकता है। इसके बाद पिता, अगर पिता आ जाए तो रोबोटिक्स के पिता जोसेफ एंजलबर्ग को रोबोटिक्स के पिता कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रोबोटिक्स के घटक कौन कौन से हैं। तो रोबोटिक्स की संरचना या घटक आ जाए तो इसमें हम जो की पॉइंट जैसे हमने दिखाए हैं यहाँ पर आप लिखेंगे सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर, मैनिपुलेटर, कंट्रोल सिस्टम और इंटरफेस। इन सब के काम देख लेते हैं हम। जैसे सेंसर का काम क्या रहेगा? सेंसर में सबसे पहले कौन कौन से इक्विपमेंट आएंगे? तो कैमरा, माइक्रोफोन, थर्मामीटर, ठीक, बैरोमीटर, लिडार, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, ये सभी किस में आएंगे? सेंसर में। मतलब कि जिनके माध्यम से रोबोट सूचनाओं का संग्रहण करेगा, उनको हम क्या कहेंगे? सेंसर। इफेक्टर मतलब कि जिसकी सहायता से रोबोट अपने कार्य संपन्न करेगा, तो वो इफेक्टर की श्रेणी में आएगा। जैसे ग्रिपर, वैक्यूम पंप, मैग्नेट, हैमर आदि। ठीक। एक्चुएटर में रोबोट की मांसपेशियों को एक्चुएटर संज्ञा दी गई है। मांसपेशियों से आशय है जो भी उसकी गतिज क्रियाओं को करने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, उनको हम एक्चुएटर कहते हैं। मैनिपुलेटर, अब रोबोट के कुछ जॉइंट और लिंक होते हैं। मतलब कि रोबोट जब पूरा एक रोबोट बनता है तो उसमें जॉइंट्स को लिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उसके मैनिपुलेटर। कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर में एक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, ऐसे ही रोबोट में भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस में संकेतों के आधार पर रोबोट निर्णय लेता है। मतलब संकेत किससे प्राप्त होंगे? उसको संकेत सेंसर से प्राप्त होंगे और निर्णय किसकी सहायता से लेगा? इंटरफेस की सहायता से। ठीक है। तो ये आपका रोबोट की संरचना या घटक, ये 5 मार्कर में आया है। तो आप छोटा छोटा ये आप इसके सब हेडिंग लिख के, ये हेडिंग्स लिख के इसमें आप छोटी छोटी ये जानकारी पुट कर देंगे। 5 मार्कर के लिए सफिशिएंट हो जाएगा ये आपका। इसके बाद यदि अनुप्रयोग पूछा जाता है कि रोबोट के अनुप्रयोग बताइए, तो आपको भी पता होगा अनुप्रयोग, फिर भी यहाँ आप देख लीजिए एक बार। उद्योग के क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं, जैसे ये टाइप हैं, जैसे किस प्रकार के रोबोट उद्योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट रोबोट क्या करते हैं? एक ही प्रकार का स्पेसिफिक कार्य करते हैं। पिक एंड प्लेस रोबोट, यह चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने का कार्य करते हैं। और एक्सोस्केलेटन रोबोट। ठीक। कृषि के बारे में देखते हैं हम। कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? फसल की कटाई, खरपतवार नियंत्रण, बीज रोपण, ये सारे कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पशुधन के क्षेत्र में जैसे कि वॉशिंग, पशुओं की जो धोने का काम रोबोट के द्वारा किया जा रहा है बड़े स्तर पर। बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर उनकी पशुओं की धुलाई, ऑटोमेटिक मिल्किंग, ये सारे काम किसकी सहायता से किए जा रहे हैं? रोबोटों की सहायता से। विनिर्माण के क्षेत्र में यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम क्या क्या काम देख रहे हैं? एक 3D प्रिंटर, मतलब कई सारी चीज़ें रोबोट के माध्यम से हम बना भी रहे हैं। कंप्यूटर, कार आदि में भी रोबोट का यूज कर रहे हैं और भारी सामग्री उठाने में। ठीक। जैसे एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पर एक, जैसे प्यूमा एक औद्योगिक रोबोट है। उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हम साइबर नाइफ देखते हैं जो कि सर्जरी में उपयोग किया जा रहा है रोबोट। ऑर्थेटिक्स व अंग प्रत्यारोपण में
टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी और संक्रमित क्षेत्रों में भी रोबोट का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में हम कहाँ कर रहे हैं? सूचनाओं को पहले से ही प्राप्त करने में तथा आपदा पर नियंत्रण पाने के लिए त्वरित राहत व बचाव कार्यों में रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में जो हमारे ऑर्बिटर्स होते हैं वो भी रोबोट का ही रूप है। रोवर्स तथा लैंडर ये सारे किसके रूप में हैं? रोबोट के एक प्रकार हैं। जैसे हमने देखा अभी व्योममित्र प्रोजेक्ट, व्योममित्र भी अब अंतरिक्ष में जाएगा, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रोबोटिक्स काम कर रहा है। सैन्य क्षेत्रों में अभी कई सारे रोबोट जो छोटे छोटे रोबोट बनाए जा रहे हैं, जैसे ड्रोन रोबोट आपने देखा होगा। ड्रोन एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में भेजे जा रहे हैं। कई बार जासूसी के रूप में ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारे अनुप्रयोग होते हैं हमारे रोबोट के। नेक्स्ट देखते हैं हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सबसे पहले तो परिभाषा की विज्ञान की शाखा जिसमें कंप्यूटर को मनुष्य की भांति व्यवहार करने योग्य बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है। ठीक, अब इसके पितामह कौन है या पिता कौन है इसके? जॉन मैकार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है? जॉन मैकार्थी। ये आपका प्री में भी पूछा जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फादर कौन है? तो जॉन मैकार्थी। इसके बाद इसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं? तो पाइथन, जावा, प्रोलोग और लिस्प, ये सारी भाषाएं कंप्यूटर भाषाएं किसमें प्रयोग की जा रही हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। उसके बाद इसके उपक्षेत्र देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किन किन क्षेत्रों या उपक्षेत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। अब मशीन लर्निंग यहाँ पर यानी मशीनों की जो सीखने की क्षमता है वो मशीन लर्निंग है। और आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी क्या है कि यानी कुछ चीज़ें खुद ही क्रिएट कर दी जाती हैं, तो आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। इसके बाद हम इसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार देखते हैं। ये एक बार पूछा जा चुका है मेंस में, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा कि प्रकार कितने होते हैं। एक नैरो और वाइड। नैरो को हम देखते हैं यानी कि सॉफ्ट। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉफ्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हार्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉफ्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब नैरो एआई। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसी एक विशेष क्षेत्र में ही काम करे तो उसको हम क्या कहते हैं? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या सॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उदाहरण के लिए जो एलेक्सा है, सीरी है, ये सारे एक सॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। वाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या हार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में लगभग वो सारे काम मतलब एक से अधिक काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा किए जा सकते हैं। तो एक यह इसका बृहद क्षेत्र हो गया, यह इसका छोटा क्षेत्र हो गया। तो प्रकार आ जाएं, आप इसको एक बार प्रकार में यही लिख के आएंगे कि नैरो में मतलब एक सीमित क्षेत्र में एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक, और वाइड में कई सारे काम कर रहा है, ठीक, सॉफ्ट एंड हार्ड। इसके बाद अनुप्रयोग देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है? जैसे कि रोबोट का हमने देखा था, सेम वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। जैसे कि मौसम के पूर्वानुमान में, संचार में, खेलों में, चिकित्सा में, रोजमर्रा के कामों में, साइबर सुरक्षा में, वित्तीय संस्थानों में और सुरक्षा में। अब जैसे रोजमर्रा के कामों में हम देखते हैं कई सारे सर्च, जैसे हम कहते हैं गाना प्ले करने के लिए हम सीरी को बोलते हैं या एलेक्सा को बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे लाइट, आजकल के जो स्मार्ट रूम या स्मार्ट होम बन रहे हैं उनमें आप एंटर होते ही स्विच ऑन द लाइट ऐसे कहेंगे तो लाइट्स भी चालू हो जाती हैं। तो ये रोज़मर्रा के कामों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्क कर रही है। ऐसे ही सारे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं यूज हो रही है। इसके बाद हम इसका पक्ष देखते हैं कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हैं। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। सकारात्मक पक्ष जैसे कि कठिन व तनावयुक्त कार्य करने में सक्षम है, शोध कार्यों में भी उपयोगी है, तीव्र गति से कार्य कर देता है, गलती की संभावना कम होती है, समय की बचत होती है, संसाधनों की भी बचत होती है
और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होता है, मानवीय व्यवहार तथा भाषा को समझने में है सक्षम है और समस्या का त्वरित समाधान इसके द्वारा हो जाता है। नकारात्मक क्या है? तो नकारात्मक यही है कि मानवता को खतरा है। ऐसा ना हो कहीं मनुष्य का स्थान मशीन ले लें, निजता को भी खतरा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखते हैं, कई सारी सूचनाएं उसके पास एकत्रित हो जाती हैं, तो उसकी जो सूचनाएं हैं वो कहीं वायरल ना हो जाए, आदान प्रदान ना हो जाए, तो निजता को खतरा है। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, महंगी तकनीक है, हर कोई यूज नहीं कर पा रहा है, दुरुपयोग की संभावना है और अस्वस्थ व्यापार, मतलब कोई एक तो बहुत अधिक व्यापार कर रहा है इस क्षेत्र में, कोई एक पिछड़ता जा रहा है, तो ये अस्वस्थ व्यापार है। स्वस्थ व्यापार इसमें देखने को नहीं मिलता है। अगला टॉपिक है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। तो सबसे पहले तो बौद्धिक संपदा की परिभाषा जेरेमी फिलिप्स के अनुसार, ठीक है, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि परिभाषा आपसे कोई भी पूछे तो उसमें आपको कम से कम ये आपको इतना करना है कि किसी का रेफरेंस जरूर देना है। रेफरेंस देने से एक ऑथेंटिसिटी आपके आंसर की बढ़ जाती है, ठीक है। तो जेरेमी फिलिप्स के अनुसार या फिर जो भी आपने पढ़ रखा हो पहले से उनके अनुसार, ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, कृति, डिजाइन आदि आविष्कार उसकी बौद्धिक संपदा कहलाती है। मतलब कि वह कोई भी रचना, वह कोई भी कृति, वह कोई भी आविष्कार जो कि बुद्धि के प्रयोग द्वारा सृजित हो रही हो, बौद्धिक संपदा है। ठीक, तो ये क्या शब्द बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा में क्या आ रहा है? बुद्धि, यानी बुद्धि की संपदा। ठीक, तो बुद्धि के प्रयोग द्वारा जो भी संपदा निर्मित हो रही है वह हमारी बौद्धिक संपदा कहलाती है। एक सिंपल डेफिनेशन ये आप याद रखिएगा। बौद्धिक संपदा शब्द के ऊपर जाइएगा, शब्द से बुद्धि आप पकड़ लीजिए, बुद्धि से आप आविष्कार या कृति या रचना। ठीक, इसके बाद व्यक्ति अथवा संस्था को अपनी इन कृतियों पर प्राप्त अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों है बौद्धिक संपदा के अधिकारों की? तो आवश्यकता हम देखते हैं कानूनी रूप से सुरक्षा, यानी कि जो भी आप सृजित कर रहे हैं, रचित कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उनको कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, और नए सृजन आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोई चीज आपने बनाई, उसकी कॉपी किसी दूसरे ने कर ली अगर, तो आप क्या अनसिक्योर हो जाएंगे और आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन यदि किन्हीं कानूनों के माध्यम से आपको सुरक्षा मिलती है तो आप प्रोत्साहित होते हैं कि मैं और भी ऐसे काम करूंगा कि नए नए सृजन व आविष्कार बढ़ते चले जाएं। ठीक, तो नए सृजन व आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जब नए सृजन होंगे, आविष्कार होंगे तो आर्थिक विकास होगा। कुशल तथा न्याय संगत संपदा तंत्र द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक भलाई को भी बढ़ावा मिलता है। कि मतलब जब बौद्धिक संपदाएं जब बढ़ती हैं तो एक कुशल तथा न्याय संगत संपदा तंत्र निर्मित होता है, जिसके माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक भलाई को बढ़ावा मिलता है। एक स्वस्थ वातावरण निर्मित होता है। ठीक, बेहतर व कुशल उत्पाद तथा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही पायरेसी व जालसाजी हतोत्साहित होती है। ठीक, तो ये आवश्यकताएं हो गई। अब इसके बाद हम इसके प्रकार देखते हैं। प्रकार में क्या आता है? प्रकार में हम बौद्धिक संपदा को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हम देखते हैं औद्योगिक संपदा तथा दूसरा हम देखते हैं कॉपीराइट। ठीक, तो औद्योगिक संपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है? औद्योगिक संपदा के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेड ड्रेस, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे? औद्योगिक संपदा के अंदर। ये सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे? औद्योगिक संपदा के अंदर। और इसका एक दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है कॉपीराइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? औद्योगिक संपदा के प्रकारों को देखते हैं। पेटेंट। पेटेंट कब काम करता है? जब आप कोई एक नया आविष्कार करते हैं तो उसकी सीमित अवधि को। पेटेंट कब काम करता है? तो जब किसी चीज का आप आविष्कार करते हैं, किसी वस्तु का, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीमित अवधि तक पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, इसका कानूनी रूप से विभाजन 3 वर्गों में किया गया है: उपयोगिता पेटेंट, डिजाइन पेटेंट और पादप पेटेंट।
इसके बाद इसकी अवधि जो होती है, सामान्य अवधि इसकी 20 वर्ष तक होती है, 20 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। अब पेटेंट के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए? पेटेंट के लिए शर्तें हमारी होनी चाहिए कि आविष्कार नया हो, आविष्कार औद्योगिक रूप से उपयोग होने योग्य हो तथा वह किसी अन्य को जाहिर ना हो। ठीक, तो ये शर्तें, आविष्कार नया हो, औद्योगिक रूप से उपयोग करने योग्य हो तथा अन्य को जाहिर ना हो। भारत में कौन सा नियम लागू है इसके लिए? भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, जिसका संशोधन हुआ था 2005 में। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 संशोधन हुआ था 2005 में। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडमार्क। तो जो भी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं, जो भी वस्तुएं या सेवाओं पर दिखने वाला एक चिन्ह, वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। इसके अंतर्गत नारा भी हो सकता है, उपकरण भी हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई हस्ताक्षर हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रेडमार्क। ठीक, अब ट्रेडमार्क को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने कोको कोला की एक बोतल देखी होगी, कोको कोला की बोतल पर जो कोको कोला लिखा होता है, तो जो लिखने का स्टाइल है वो कोको कोला का ट्रेडमार्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन में जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, उनका डिजाइन को भी संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए यह संरक्षण दिया जाता है, जिसको 15 वर्ष तक हम वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि अब दोनों में अंतर क्या हो गया? ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में। जैसे आपने कोको कोला की एक बोतल कांच वाली ली, उस पर जो लिखा होगा कोको कोला, वो क्या हो गया? उसका ट्रेडमार्क। और जो उसका एक शेप होता है, आप एक बार देख लीजिएगा, जो शेप होता है बोतल का शेप क्या होगा? उसका औद्योगिक डिजाइन। ठीक, इसके बाद ट्रेड सीक्रेट, उसकी बनने की निर्माण प्रक्रिया, विधि और उसकी प्रचार करने की रणनीति, विक्रय विधि, यह सारे किस में आते हैं? ट्रेड सीक्रेट में। ट्रेड ड्रेस में क्या आएगा? ग्राहकों हेतु पहचानकर्ता, संकेतक, प्रतीक या संक्षिप्त मुहावरा। जैसे कि घड़ी के लिए क्या आता है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगा? आपका ट्रेड ड्रेस के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपीराइट। तो कॉपीराइट पहले तो किस लिए दिया जाता है? तो कोई भी रचनात्मक कृति, साहित्यिक कृति, नाटक, फिल्म, मूवी, म्यूजिक, इन सब के लिए क्या दिया जाता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट मृत्यु के पश्चात भी 50 वर्ष तक मान्य होता है। भारत में यह 60 वर्ष तक मान्य रहता है। ठीक है, तो कॉपीराइट। अब अगला पॉइंट क्या है? विचारों को नहीं बल्कि अभिव्यक्ति को संरक्षण। मतलब कि कॉपीराइट केवल विचारों को नहीं मिलेगा जब तक कि विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो जाती है। जैसे आपके मन में कोई एक कविता आ रही है, तो मन में जो कविता आ रही है, जो विचार आया, उसको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अगर आपने उस कविता को अभिव्यक्त कर दिया, कहीं पर लिख दिया और फिर आप उसका कॉपीराइट कराएंगे, आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। ठीक, तो ये मैंने जो पहले ही बताया था, साहित्यिक कार्य, संगीतात्मक कार्य, कलात्मक, छायाचित्र, चलचित्र, कंप्यूटर प्रोग्राम, नक्शे आदि। इसके कुछ लाभ हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैं बता देता हूं लाभ क्या होगा। लाभ जो हमने पहले देखे थे, क्या लाभ? कि भाई लाभ आप इसी में से कानूनी रूप से सुरक्षा प्राप्त होती है, नए सृजन आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है, तो यही लाभ हो गए आपकी जो आवश्यकता है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने आवश्यकताएं देखी हैं वही लाभ है। ये बिल्कुल लाभ में पॉइंट आप लिख सकते हैं। समस्याएं क्या होती हैं? तो समस्या इसमें हम देखते हैं कई बार कई अन्य देशों के द्वारा दावा कर दिया जाता है। ठीक, कई देश कॉपीराइट करने या औद्योगिक संपदाओं को प्राप्त करने के लिए आपस में उनमें तनाव हो जाता है, कई देश पिछड़ जाते हैं, तो ये सारी इसके बीच में समस्याएं हैं। अगला पॉइंट है भौगोलिक संकेतक, जो आपका औद्योगिक संपदा के अंतर्गत ही आता है। तो भौगोलिक संकेतक की परिभाषा सबसे पहले तो कुछ विशेष उत्पादों हेतु प्रयुक्त नाम या चिन्ह जो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, स्थान या उद्गम को इंगित करता है। मतलब कि कोई एक उत्पाद है, यदि वो किसी एक विशिष्ट स्थान या किसी विशेष नाम या किसी विशेष अवस्थिति को इंगित कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? भौगोलिक
संकेतक। ठीक, भारत में कौन सा नियम लागू है इसके लिए? भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं सुरक्षा अधिनियम 1999। पेटेंट के लिए कौन सा था? 1970। और भौगोलिक संकेतक के लिए कौन सा हो गया? 1999। ठीक, तो इसके प्रकार हम देखते हैं, दो प्रकार यहाँ हम देखने को मिलते हैं। एक तो उद्भव के स्थान के नाम के आधार पर, मतलब कि वह उत्पाद कहाँ उत्पादित हो रहा है या बन रहा है। दूसरा, गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम। एग्जाम्पल, जैसे उद्भव के स्थान के नाम के आधार पर, जैसे कि दार्जिलिंग में क्या बन रही है? दार्जिलिंग चाय। बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी। इसके बाद गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम में अल्फांसो आम हो गया आपका, और बासमती चावल, मतलब कि स्थान से इनका संबंध नहीं है। ठीक, पंजीकरण, तो पंजीकरण 10 वर्ष हेतु दिया जाता है, जिसमें वृद्धि हेतु नवीनीकरण कराना पड़ता है। महत्व क्या हो गया? तो महत्व सिंपल से पॉइंट है, निर्यात में वृद्धि होती है, स्थानीय उत्पादों को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को पहचान मिलती है, और साथ ही उस क्षेत्र की संस्कृति का प्रचार भी होता है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में सहायक है। तो ये भौगोलिक संकेतक आपका समाप्त होता है। महत्व 5 नंबर में महत्व अकेला पूछ सकते हैं। ठीक है, या प्रचार भी या प्रकार भी पूछ सकते हैं। परिभाषा आपको लिखनी है, कुछ भी महत्व आ जाए या प्रकार आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि कड़कनाथ मुर्गा, बीकानेरी भुजिया, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मकराना संगमरमर। ये लखनऊ चिकन क्राफ्ट ये चिकन नहीं है, यह एक वस्त्र कला है जो कि लखनऊ में पाई जाती है। ठीक है, और कंधमाल हल्दी, उड़ीसा में की चंदेरी साड़ी, रतलामी सेव, बाग। तो चलिए अगला देखते हैं, वीपो। ठीक, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहले स्थापना 1967 में स्थापना हुई, मुख्यालय जेनेवा में हो गया इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, बौद्धिक संपदा है, तो बौद्धिक संपदा को सुरक्षा को बढ़ावा देना, संधियों द्वारा राष्ट्रों राज्यों के मध्य बौद्धिक संपदा संघों के मध्य प्रशासनिक सहयोग स्थापित करना। ठीक, तो इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या हो गए? एक तो सुरक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा प्रशासनिक सहयोग की स्थापना करना। विशेष पॉइंट में हम देखते हैं कि भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना। ठीक, और एक इसमें देख लेते हैं वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? डेरेन टेंग इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके मार्क्स बढ़ाने में सहायता करेगा ये वाला पॉइंट। इसके बाद कार्य देखते हैं, तो कार्य क्या है इसके? सदस्य राष्ट्रों हेतु एक मंच प्रदान करना, मतलब कि एक जो सारे जितने भी देश हैं इसके सदस्य हैं उनके लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वह बौद्धिक संपदा के ऊपर विचारों का आदान प्रदान कर सके। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हेतु नियम व कानूनों को लागू करना, तो यह नियम तथा कानून जितने भी बनते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के ऊपर, उनको लागू करवाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? वीपो के द्वारा किया जाता है। एक बौद्धिक संपदा के अधिकारों के लिए वैश्विक पंजीकरण प्रणाली की व्यवस्था भी कौन करता है? वीपो करता है। तथा विभिन्न देशों द्वारा जो भी नवाचार अपनाए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं उनका प्रदर्शन वीपो के सहयोग से ही होता है। बौद्धिक संपदा संबंधी क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना, तो कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं विभिन्न देशों के बीच में बौद्धिक संपदाओं को लेकर, तो उनके मध्य भी समन्वय का कार्य वीपो के द्वारा किया जाता है। और आईपी को लाभ हेतु, मतलब कि बौद्धिक संपदा को लाभ हेतु विभिन्न समझौते करवाना। ठीक, समृद्ध व अनुकूल प्रणाली हेतु व्यवस्था करना, मतलब कि बौद्धिक संपदा से संबंधित जो भी समृद्ध व अनुकूल प्रणाली है उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? वीपो करेगा। ठीक, बौद्धिक संपदा के लिए मानक तथा मानदंड का विकास करना, और बौद्धिक संपदा से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनके विपणन के लिए स्थिर व एक स्वस्थ वातावरण का विकास करना, मतलब कि ऐसा ना हो कि बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कोई एक देश बहुत आगे निकल जाए, कोई एक देश पिछड़ जाए, तो एक स्थिर व्यवस्था तथा एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना वीपो का काम है। तो ये इसके कार्य हो गए। ठीक, तो ये आपका वीपो समाप्त होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिप्स। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आप याद कर लीजिएगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कि जो भी हमारे बौद्धिक संपदा से संबंधित
जो भी व्यापार हो रहा है उसके लिए एक समझौता किया गया है। ठीक, तो समझौता कब हुआ था? ये समझौता 1995 में अस्तित्व में यह आया था। ठीक, WTO के द्वारा संचालित किया जा रहा है ट्रिप्स को। इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रशासन वीपो के द्वारा किया जा रहा है। वीपो जो हमने अभी देखा था। ठीक, इसके बाद उद्देश्य देखते हैं, तो उद्देश्य है बौद्धिक संपदा संरक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करना, और दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों हेतु एक वैध व्यवस्था की स्थापना करना। हम देखते हैं ट्रिप्स में 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति की चर्चा की गई है। पहला पेटेंट, दूसरा कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, जीआई टैग, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क और एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ट्रिप्स में कितने प्रकार की बौद्धिक संपत्ति की चर्चा की गई है, तो ये आप यहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्स के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो यह एक त्रिस्तरीय समझौता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु न्यूनतम मापदंड निर्धारित करता है। यह सिविल, आपराधिक तथा सीमा पार क्रियान्वयन प्रावधानों का विस्तार से समावेश करता है। यानी कि जो भी प्रावधान हैं सीमा पार, यानी कि किसी एक देश के बाहर की सीमाओं में जो प्रावधान है उनका विस्तार से समावेश अपने अंदर करता है। साथ ही विभिन्न कानूनों का बाध्यकारी क्रियान्वयन, और उनके साथ यदि कोई विवाद होता है तो विवाद निपटारा प्रावधान के अंतर्गत यह कार्य करता है। विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो विवादों का निपटारा WTO के द्वारा किया जाता है इसमें। तो ये आपका ट्रिप्स समाप्त होता है। ये प्रमुख बिंदु 3 बिंदु हैं इसमें, ये आप याद रखिएगा। ट्रिप्स आता है तो इसकी पूरा नाम कि ट्रिप्स को स्पष्ट कीजिए या ट्रिप्स का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो एक पूरा नाम, ठीक, ये किसके द्वारा संचालित है और एक सन डाल देंगे, 1995 में अस्तित्व में आया। उसके बाद प्रमुख बिंदु आप जरूर लिखिएगा इसके। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिम्स। तो ट्रिम्स का भी पूर्ण नाम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक, तो यह जो भी व्यापार हो रहे हैं, जो भी निवेश हो रहा है, ठीक, तो निवेश किससे संबंधित यह एक समझौता है। यानी व्यापार में जो निवेश हो रहे हैं उनसे संबंधित समझौता है, ऐसे याद रखिएगा। ट्रिप्स क्या हो गया? बौद्धिक संपदा के बारे में हो गया। और ट्रिम्स क्या हो गया कि एक व्यापार निवेश से संबंधित समझौता हो गया। लागू यह कब हुआ? 1995 में। तो इसमें हम क्या देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FDI द्वारा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द्वारा देशों के मध्य आपसी व्यापारिक संतुलन सुधारने तथा संतुलित समान व्यापार स्थिति प्राप्त करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। मतलब कि विदेशी निवेश है वो भी समान रूप से आए और व्यापार का संतुलन बना रहे। इसके लिए हमने कौन सा समझौता देखा? एक ट्रिम्स समझौता। ठीक, तो अवधारणा किसके ऊपर है? यह वही जो मैंने अभी बताया आपको, व्यापार व निवेश के मध्य मजबूत संबंध की स्थापना करने के लिए ट्रिप्स समझौता देखने को मिलता है। इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है एक स्थानीय बाजारों को सुरक्षा के साथ समुचित विकास। मतलब कि विदेशी निवेश आता है तो जो स्थानीय बाजार है वो कहीं पिछड़ ना जाए, तो उनकी सुरक्षा मिले और उनका समुचित विकास हो। ठीक, गेट के असंगत प्रावधानों को समाप्त करना उद्देश्य है इसका। ठीक, तो WTO के पहले क्या संचालित हो रहा था? गेट। तो गेट के असंगत प्रावधान जो भी हैं उनको समाप्त करना इसका उद्देश्य हो गया। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों का विशिष्ट अनुपात से अधिक निर्यात ना करना। ऐसा ना हो कहीं कि स्थानीय उत्पादों का हम निर्यात ही निर्यात करते जाएं और हमारे किसी भी एक देश में उनकी बहुत कमी हो जाए और दाम बहुत ज़्यादा उनके बढ़ जाएं। तो एक निर्यात एक निश्चित सीमा तक ही उनका निर्यात करने की यह बात करता है। और विदेशी निवेशकों पर स्थानीय आगतों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता। तो ऐसा ना हो कि विदेशी निवेश तो आ रहा हो लेकिन वह स्थानीय उत्पाद या आगत जो भी हैं उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, वह अपने साथ ही मैन पावर या मशीनें जो भी हैं वह ला रहे हैं। तो स्थानीय आगतें जो भी हैं उनको उपयोग करने की प्रतिबद्धता यह इसका एक उद्देश्य है। तो ये ट्रिम्स के आपके उद्देश्य होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं भारत और ट्रिम्स। तो ट्रिम्स और भारत के मध्य में क्या क्या प्रभाव पड़ा ट्रिम्स को अपनाने के बाद। ठीक, तो FDI पर बिना विपरीत प्रभाव के आयात कम का विकल्प प्राप्त हुआ भारत को। मतलब कि जो विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है तो उसके आयात को हमें आयात कम नहीं करना पड़ा हमें,
और हमें विदेशी निवेश भी प्राप्त हो रहा, तो ऐसा हमें एक विकल्प प्राप्त हुआ। तो यह एक भारत के लिए लाभ की ही बात है। दूसरा, स्थानीय बाजार, उत्पादन, मांग व विशेषज्ञता से कोई समझौता नहीं किया गया है ये ट्रिम्स को अपनाने के बाद। साथ ही विदेशी राष्ट्रों से अपनी शर्तों पर उत्पादन में वृद्धि की गई है, यानी कि जो एफडीआई राष्ट्र हैं, यानी कि विदेशी निवेश जहां से आ रहा है, तो जब भारत ने ट्रिम्स को अपनाया तो उनसे अपनी शर्तों पर उत्पादन में वृद्धि कर रहा है भारत। ऐसा नहीं है कि उनकी शर्तों पर वो कहें कि हम निवेश करेंगे, आप इतना उत्पादित कीजिए, ऐसा नहीं है। भारत ने अपनी शर्तों पर उत्पादन में वृद्धि की है कि हम इस चीज़ को इतना उत्पादित करेंगे और इस चीज़ में इतनी वृद्धि करेंगे। नेक्स्ट, व्यापार दुरुपयोग समझौते का प्रभाव एफडीआई पर नहीं पड़ा। ठीक, तो व्यापार दुरुपयोग समझौता जो है उसका कोई भी प्रभाव एफडीआई विदेशी निवेश पर नहीं पड़ा, तो भारत के लिए यह लाभ की स्थिति में रहता है ट्रिम। इसके साथ ही आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब कुछ वैज्ञानिक बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इसमें बताइएगा कि अगली क्लास आपकी किस यूनिट की रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।